हेलो बच्चों, शिवाय एग्जाम मेकर्स चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मनोविज्ञान की इस कक्षा में आज हम अध्याय 7 जो कि अंतिम अध्याय है हमारी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक का, उसे पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम समूहों के बारे में जानेंगे कि समूह का क्या अर्थ होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और एक समूह का निर्माण कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं समूह की परिभाषा क्या होती है। देखिए, समूह एक दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संगठित व्यवस्था होती है और ये एक सामाजिक इकाई है। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समूह में रहता है। तो समूह क्या है? जिसमें दो या दो से अधिक, कम से कम दो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था है। संगठित का अर्थ होगा कि जिसके अंतर्गत एक क्रम से, एक क्रमिक रूप से नियमों के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई हो। और इसके अंतर्गत जो विशेषताएं पाई जाएंगी, कुछ प्रमुख वो होंगे कि एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं वो व्यक्ति, परस्पर निर्भर होते हैं एक दूसरे पर, उनकी अभिप्रेरणाएं, मोटिव्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक जैसे होते हैं और उनके बीच में एक निश्चित भूमिका संबंध होता है। ठीक है, वो एक निश्चित भूमिका, मतलब वो उनमें प्रत्येक एक भूमिका का निर्वहन कर रहा होता है। जैसे सामान्य तौर पर हमारे आसपास बहुत सारे समूह होते हैं, तो उनमें अध्यक्ष का पद होता है, उपाध्यक्ष का पद होता है, मंत्री पद होता है, उपमंत्री पद होता है। आपने बहुत सारे बैनर्स पे भी लिखा देखा होगा, जिला महामंत्री, है ना, नगर अधिकारी, नगर मंत्री, ठीक है, या आपका मंडल अध्यक्ष, इस तरह से लिखे रहते हैं ना। तो सबको कोई ना कोई भूमिका दी जाती है इसमें और उनके निश्चित प्रतिमान होते हैं। प्रतिमान का अर्थ होगा नियम जो अपेक्षित व्यवहार के लिए बनाए गए हों, कि हम इस समूह के सदस्यों से किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं, इसके संबंध में कुछ नियम बनाए जाएंगे, तो उनको हम कहेंगे प्रतिमान। तो एक समूह में निश्चित प्रतिमान होते हैं, उनके कुछ मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको समूह के सभी सदस्य पालन करते हैं और फॉलो करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्या होता है हमारा, नेक्स्ट हमारी आगे चीज आती है कि समूह की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, एक जो समूह होता है उसमें कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली बात उसकी परिभाषा में ही स्पष्टतः मैंने बताई आपको कि समूह क्या है, एक सामाजिक इकाई है। सामाजिक इकाई जिसकी अपनी एक अलग अनन्य पहचान होती है। देखिए, प्रत्येक समूह एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और उस निश्चित उद्देश्य के अंतर्गत उस समूह की पहचान होती है। जैसे हम पर्यावरण जागरूकता से संबंधित संगठन बनाते हैं, तो उसकी पहचान होगी पर्यावरण को बचाने की। ठीक है, वो संगठन पर्यावरण बचाने पर काम करेगा। यदि हम बाल मजदूरी के विरोध में बना रहे हैं कोई समूह, तो वो उसकी पहचान होगी कि बच्चों के लिए काम करने वाला समूह है वो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी क्षेत्र का अगर कोई समूह बना रहे हैं, खेल से संबंधित कोई समूह बना रहे हैं, ठीक है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें वो खेल के उद्देश्य से बनाया गया समूह हो जाएगा। यानी प्रत्येक समूह की अपनी एक विशेषता होती है कि उस प्रत्येक समूह अपने आप में अलग होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि यह ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय है जिसमें सभी की एक जैसी अभिप्रेरणाएं और लक्ष्य होते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणाएं और लक्ष्य जो हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी उनके सभी सदस्यों के मोटिव एक ही होंगे। जो समूह का एक लक्ष्य होगा वो सबका लक्ष्य होगा, समूह के जो उद्देश्य होंगे वो सबके उद्देश्य होंगे। इसके बाद समूह क्या करता है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी खतरे से दूर रहने के लिए काम करता है। ठीक है, समूह के दो महत्वपूर्ण काम क्या होते हैं, एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, दूसरा किसी भी प्रकार के खतरे से दूर होना। देखिए, मनुष्य क्यों समूह में रहना पसंद करता है, क्योंकि अगर अकेले रहते हैं तो अकेले रहने पर खतरे अधिक होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का खतरा अधिक होता है। आपने देखा है जीव जंतुओं को, अधिकतर सभी जीव जंतु जो होते हैं, कुछ ही को छोड़ दें हम, तो अधिकांशतः सभी जीव जंतु झुंड में रहना पसंद करते हैं, एक समूह में रहना पसंद करते हैं, है ना। आप हाथियों में भी देखते हैं कि वो भी एक समूह में चलते हैं। ठीक है, आप मधुमक्खियों में भी देखते हैं कि एक समूह में चलते हैं। चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है।
ठीक है, वो भी एक समूह बनाकर रहती है। तो ये मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए, ऐसे सभी जीव जंतु जो हैं वो एक समूह के अंतर्गत रहते हैं। मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है, वह भी समूह में रहता है। तो समूह में रहने से फायदा क्या है कि हमें किसी भी खतरे से बचने में भी मदद मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है बेटा कि समूह में जो व्यक्ति होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र रूप से हो, किसी पर उसकी निर्भरता न हो, यानी किसी भी व्यक्ति से उसका कोई भी इस तरह का निर्भरताएं न हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो खुद कर ले। हमारी कुछ ना कुछ ऐसी आवश्यकताएं अवश्य होती हैं जो हमें दूसरों की मदद से ही प्राप्त होंगी, और बिना दूसरों की मदद के हमें, बिना दूसरों के सहयोग के वो वस्तुएं हमें प्राप्त नहीं होंगी, वो आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होंगी। इसीलिए व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे एक परिवार में ही देखें तो माता पिता बच्चों पर निर्भर करते हैं, बच्चे माता पिता पर निर्भर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। ठीक है, परिवार में भी एक व्यक्ति जो काम करेगा उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, सारे परिवार के जितने सदस्य हैं सभी पर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रभावित कर रहा है। तो समूह में इस बात को भी हम एक विशेषता के रूप में चिन्हित करते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट का खेल ले लें हम, तो एक खिलाड़ी है, अगर उसने एक महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिया तो क्या होगा, उसका प्रभाव पूरी टीम पर पड़ेगा। हो सकता है वो टीम सिर्फ इस मैच को इसलिए हार जाए क्योंकि वो महत्वपूर्ण कैच छूट गया था। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए समूह की विशेषता कहलाएगी। इसके अलावा समूह में लोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि, ठीक है, अपने संयुक्त संबंध के आधार पर करते हैं। संयुक्त संबंध का मतलब कि दोनों का आपस में जो संबंध है, जैसे मैंने अभी परिवार के लिए ही बताया, तो परिवार के लिए माता पिता का बच्चों पर और बच्चों का माता पिता पर एक संबंध होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, संयुक्त संबंध के आधार पर हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि व्यक्ति समूह में जो होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करते हैं। जो भी व्यक्ति होते हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहा है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कि हमें नहीं दिख रहा लेकिन आपस में कहीं ना कहीं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में कोई बातचीत होती है, उनके बीच में आचार विचारों का प्रदान होता है, जो विचार है उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो समूह की ये भी एक विशेषता होती है। इसके अतिरिक्त समूह में व्यक्तियों की अंतःक्रियाएं जो होती हैं वो निर्धारित भूमिकाओं और प्रतिमानों के द्वारा संरचित होती हैं, मतलब उनकी संरचना जो है वो एक निश्चित प्रतिमानों के द्वारा बनाई जाती है। हर समूह के अपने कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। जैसे आप क्रिकेट के खेल में देखते हैं, खेल के नियम होते कि नहीं होते? आप बास्केटबॉल में देखिए, उसके अपने नियम हैं, कबड्डी में अपने नियम हैं। तो केवल खेलों में ही नहीं, लाइफ में भी ऐसा होता है। आप किसी संगठन की बात करें तो हर संगठन के अपने कुछ नियम होते हैं और नियमों का वो पालन करते हैं। जितने भी समूह के सदस्य होते हैं वे सभी उन नियमों का पालन करते हैं। तो जब जब समूह के सदस्य एकत्रित होते हैं या मिलते हैं, हर बार एक ही तरह के कार्यों का निष्पादन करते हैं, मतलब एक ही तरह के काम करेंगे वो। जैसे कोई पर्यावरण से संबंधित संगठन है तो वो सिर्फ पर्यावरण से संबंधित ही सारे काम देखेगा, वो अन्य कार्यों को नहीं देखेगा, समाज में और जो चीजें हैं उनको नहीं देखेगा, वो सिर्फ पर्यावरण से संबंधित जो कार्य हैं उनको ही देखेगा। इसी तरीके से जो संगठन में लोग जिनको पद दिए जाते हैं तो वो पद वाले लोग भी अपने अपने पद का निर्वहन करते हैं, उनके पद के जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में 8th पॉइंट आता है हमारा, समूह में व्यक्तियों का जो एकत्रीकरण है या समूहन है ये संयोगवश नहीं होता, संयोगवश नहीं है एकत्रीकरण, वरन किसी विशेष उद्देश्य की वजह से होता है। देखिए एक बात समझिए कि समूह भीड़ नहीं है। भीड़ क्या होती है? भीड़ एक वो भी व्यक्तियों का एक एकत्रीकरण होता है। जब कहीं मान लीजिए सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी घटना घटित हो जाती है ना, तो जैसे किसी कॉलोनी में ट्रांसफॉर्मर ही फूक गया तो भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का इकट्ठा होना, या कोई मेला है वहां लोग इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, इसको हम समूह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये संयोगवश है।
ठीक है, अचानक से कुछ घटित हो गया इसलिए लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यहाँ ना तो वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, ना वो अपनी किसी आवश्यकता की संतुष्टि दूसरे से चाह रहे हैं, ना उनका कोई निश्चित उद्देश्य है। इसीलिए ये भीड़ जो है वो समूह नहीं कहलाएगी। तो समूह में क्या होता है, व्यक्तियों का एकत्रीकरण संयोगवश नहीं होता, जानबूझकर व्यक्ति उसमें जुड़ते हैं, अपनी अज्ञानतावश नहीं जुड़ते, किसी संयोग के कारण नहीं जुड़ते, वो जानते हैं कि उन्हें समूह में जुड़ना है, तब वो समूह में जुड़ते हैं और समूह के सभी प्रतिमानों का भी पालन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि समूह में आत्मीयता की भावना होती है। आत्मीयता का क्या मतलब हुआ कि अपनापन, समूह में एक अपनापन होता है। हम जिस समूह से जुड़े होते हैं हमें उसके सभी सदस्यों के साथ अपनापन लगता है, उस समूह के साथ अपनापन लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको अपने परिवार में अपनापन लगता है, अपने सभी सदस्यों से। अगर किसी भी सदस्य के साथ कोई घटना घटित होगी तो आपको भी लगेगा उसके प्रति, है ना, दुख या खुशी। अगर खुशी की बात है तो खुशी महसूस होगी, दुख की बात है तो दुख महसूस होगा। अगर आप जैसे कोई बच्चा है विद्यालय में अपने, तो आप विद्यालय ही अगर किसी फील्ड में जीतता है, कोई खेल में जीत जाता है, तो हमें विद्यालय के लिए गर्व का अनुभव होता है, ठीक है, कि हमारे विद्यालय ने ऐसा किया। तो ये एक आत्मीयता होती है समूह के अंदर, ठीक है। समूह का कोई भी सदस्य तरक्की करता है, किसी प्रकार की कोई उपलब्धि हासिल करता है, तो सभी को खुशी होती है। जितने भी समूह के सदस्य होते हैं सभी को एक आत्मीयता का जो है भान होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, समूह में जितने भी सदस्य होते हैं वो प्राय पूरा कौशल होते हैं। पूरा कौशल मीन्स है कि वे सभी जो होते हैं उनके पास कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई खासियत होती है। जैसे मैं अगर क्रिकेट के खेल की ही बात करूं तो क्रिकेट के खेल में एक बैट्समैन भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ हैं जो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। बॉलिंग में भी कई तरह की बॉलिंग होती है, स्पिन बॉलिंग, है ना, आपकी फास्ट बॉलिंग, ठीक है, पेसर होते हैं ना, पेस बॉलिंग करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं आपके, ऑलराउंडर्स भी होते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो और वो सारे सदस्य मिलकर क्या करते हैं, एक लक्ष्य की, एक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा दल क्या है। देखिए, दल की परिभाषा की बात करें तो दल क्या होता है बेटा, ये भी एक प्रकार का समूह होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे दल एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया विशेष समूह है। इसमें सदस्य क्या करते हैं, अपने क्रियाकलापों के लिए परस्पर उत्तरदायी होते हैं और सभी सदस्य समन्वित प्रयासों के द्वारा सकारात्मक सहक्रिया प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और जो है पूरा जो दल होता है वो व्यक्तिगत योगदानों से मिलकर एक टीम के रूप में काम करता है। क्या अंतर होता है समूह में और दल में, जल्दी से देखते हैं। तो पहला अंतर है हमारा कि जो समूह होता है उसमें सदस्यों के व्यक्तिगत योगदानों पर निष्पादन आश्रित रहता है। समूह का जो निष्पादन है, निष्पादन मीन्स परफॉर्मेंस है, समूह की जो परफॉर्मेंस है वो किस पर निर्भर कर रही है, व्यक्तिगत योगदानों पर, कि सदस्य अपना व्यक्तिगत क्या योगदान दे रहे हैं समूह के लिए। ठीक है, जबकि दल में क्या होता है, व्यक्तिगत योगदान भी होगा और साथ में दल कार्य यानी टीम का जो कार्य है वो भी महत्व रखेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट टीम की तो वो एक दल ही तो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सभी सदस्यों का व्यक्तिगत स्कोर भी होता है, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि भी होती है कि किसी ने शतक मार दिया या किसी ने विकेट्स ले लिए, बॉलर ने बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन ओवरऑल प्रभाव भी पड़ता है कि पूरी टीम अगर जीत जाती है तो ये ओवरऑल प्रभाव है। बात समझ आ रही? तो ये हमारा कहलाता है कि दल में व्यक्तिगत योगदान और दल के टोटल जो काम है उन दोनों का ही महत्व है, जबकि समूह में हमारे व्यक्तिगत योगदानों का महत्व होता है। हमारे व्यक्तिगत योगदान के आधार पर पूरे समूह की एक जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड होती है। उसके बाद सेकंड आता है कि समूह में नेता जो होता है वो मुखिया का काम करता है और वही सारी जिम्मेदारी उठाता है। हारेंगे समूह अगर कोई गलत काम करेगा, जिम्मेदारी मुखिया की, अगर अच्छा काम करेगा तो जिम्मेदारी मुखिया की। जबकि दल में क्या होता है, दल में एक नेता होता है, ठीक है, दल में नेता होता है, लेकिन जो सभी सदस्य हैं वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं व्यक्तिगत रूप से, है ना। जैसे क्रिकेट की टीम में होता है,
कि अगर मैच हारते हैं तो कोई भी जिसने कमी की वो खुद मानता है कि हाँ मेरी वजह से आज टीम हार गई है, मेरी मेरी कमी हो गई थी, है ना। जैसे कोई जल्दी 0 पे आउट हो गया या किसी ने महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिया तो वो खुद कह देगा कि भाई हाँ मेरी वजह से ऐसा हुआ है, पूरी टीम अच्छा खेली बस मेरी वजह से ऐसा हो गया। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को भी वो समझते हैं, लेकिन उसमें केवल कैप्टन की ही सारी भूमिका नहीं होती, लेकिन समूह में जो सारी भूमिका है वो एक कैप्टन की होती है, एक मुखिया की होती है, लीडर की होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समूह क्यों आवश्यक है? तो समूह क्यों आवश्यक होता है? समूह का क्या महत्व है कि लोग समूह में इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि ऐसे समूह जो होते हैं उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। अब अगर हम मुख्य कारणों की बात करें तो कौन कौन से कारण है? सबसे पहला आता है हमारा सबसे पहला आता है हमारा सुरक्षा। सुरक्षा क्या होता है? जब हम अकेले होते हैं तो असुरक्षित अनुभव करते हैं, ठीक है। और जब हम समूह में होते हैं तो हमको एक सुरक्षा मिलती है, हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे साथ कोई है, और जब कोई हमारे साथ होता है तो हमको एक सुरक्षा महसूस होती है कि हम हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी आप अगर मान लीजिए 2 फ्रेंड्स भी एक साथ जा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि हाँ ये मेरे को बचा ले, ये मैं अब इसको बचा लूं, अगर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी तो हम एक दूसरे को हेल्प कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या महसूस होता है? हमें एक सुरक्षा महसूस होती है, ठीक है। हम परिवार में रहते हैं क्यों, हमें परिवार में सुरक्षित अनुभव होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला इसका पॉइंट आता है कि सुरक्षा महसूस होती है। हम खुद को क्या समझते हैं? शक्तिशाली समझते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, खतरों की संभावनाएं हमको कम हो जाती हैं, इसलिए हम सुरक्षा महसूस करने के कारण एक समूह में रहना पसंद करते हैं। दूसरी चीज आती है प्रतिष्ठा। जो समूह होता है बेटा, समूह के अंदर जो सदस्य होते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर हमारा कोई समूह है और हम किसी समूह के सदस्य हैं तो लोग बरबस हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है ना। हमको सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, सम्मान का पात्र समझते हैं, तो इसलिए भी हम समूह में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आत्मसम्मान, आत्मधारणा या आत्मसंप्रत्यय को बढ़ावा। समूह क्या करता है? समूह हमें आत्म अर्ध की अनुभूति देता है। आत्म अर्ध का मतलब क्या है? आत्मसम्मान, आत्मधारणा या आत्मसंप्रत्यय। हमारा आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमारा खुद का जो है एक वजूद है, एक अस्तित्व है, ये हमारी एक पहचान है, ये हमारे समझ में आता है, इस चीज को हम मजबूती से पहचान पाते हैं अपने अंदर। आत्मधारणा कि हम भी कुछ हैं, ठीक है, हम भी कमजोर नहीं है, हम भी शक्तिशाली हैं, एक शक्ति का बोध होता है इसमें। आत्मसंप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारे अपने बारे में एक विचारधारा निश्चित होती है, जो समूह की विचारधारा भी होती है वो विचारधारा हमारी भी बनने लगती है, ठीक है। इससे क्या होता है? एक सामाजिक अनन्यता हमको मिलती है, औरों से भिन्नता हमको दिखाई देती है अपने अंदर, और हमें लगता है कि हम औरों से जैसे नहीं हैं, औरों से थोड़ा सा अलग हटकर हैं, ठीक है। इसलिए लोग समूह में जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में आवश्यकताओं की संतुष्टि। ये तो मैंने अभी बताया कि लोग जब समूह में रहते हैं तो उनकी बहुत सारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, जैसे मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। जैसे हम जब समूह में रहते हैं तो हम दुखी हैं तो हमारे समूह के लोगों से मिलकर बात करके हम अपना दुख हल्का करते हैं। हम खुश हैं तो समूह के लोगों के साथ अपनी बात शेयर करके हम अपनी खुशी प्रकट करते हैं, उसे खुशी को मनाते हैं। इसी प्रकार अगर हम गुस्सा हैं तो समूह के साथ मिलकर हम अपने क्रोध को भूल जाएंगे, हम अपनी टेंशन्स को भूल जाएंगे, हमारी चिंता का हल भी निकल सकता है समूह में, ठीक है। हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है, समाज के साथ जुड़ना भी हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से भी हम समूह में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति। समूह से क्या होता है? जो हमने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाए हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हम आराम से कर सकते हैं अगर हम समूह में रहते हैं। अकेले एक लक्ष्य को प्राप्त करना कई बार बहुत कठिन होता है। जैसे सिंपली क्रिकेट की टीम में अकेला खिलाड़ी तो नहीं खेल सकता ना, तो किसी भी खेल में भी बहुत सारे खिलाड़ी मिलकर ही खेल खेलेंगे जो टीम का खेल है, ठीक है। यदि अकेले का खेल है तो वो अकेला ही खेलेगा, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट वाला खेल है कि जिसमें टीम बनेगी तो वहां पर तो अकेले खिलाड़ी से तो होगा नहीं काम। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या है, समूह के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ज्ञान और सूचना प्रदान करना, ठीक है।
तो क्या होता है कि हमारा जब हम किसी समूह में होते हैं तो जो समूह के सभी सदस्य हैं सबके पास अलग अलग नॉलेज होती है, ठीक है। किसी के पास कुछ नॉलेज है, किसी के पास कुछ नॉलेज है। तो जब हम आपस में मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, अंतः संपर्क होता है, तो वहां पर हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमें भी बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं, नई जानकारियां पता चलती हैं, ठीक है। तो समूह की सदस्यता लेने से हमको ज्ञान और जानकारी प्रदान होती है, एक दूसरे के प्रति हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा दृष्टिकोण, जो हमारा नजरिया है चीजों को देखने का, वो भी विस्तृत हो जाता है। हमारे एक अच्छी सकारात्मक सोच मिलती है इससे। व्यक्तिगत रूप से भी हम क्या करते हैं, जितनी भी सूचना हमको चाहिए वो हमें समूह के द्वारा प्राप्त होती हैं, अगर हम समूह में रहते हैं। अगर हम अकेले प्राप्त करना चाहें तो खुद में हम इतने ज्ञानी नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा समूह का निर्माण, कि हमारे समूह का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो समूह का निर्माण है, इसकी क्रिया को समझने के लिए हमको कुछ बिंदुओं को समझना आवश्यक है। कुछ ऐसे निर्धारक तत्व होते हैं जो समूह के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये जो निर्धारक तत्व हैं, ये कौन कौन से तत्व हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला है सानिध्य। सानिध्य का क्या अर्थ होता है? समीप आना, है ना। तो जब एक ही समूह के व्यक्ति समूह में आते हैं, अंतः क्रियाएं करते हैं, तो लोगों को उन्हें समझने का और उनकी अभिरुचियों और अभिवृत्तियों को जानने का क्या मिलता है? अवसर मिलता है। हम एक दूसरे की रुचियों को जानते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, एक दूसरे की अभिवृत्तियों को जानते हैं। इसी को कहते हैं सानिध्य, एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त करना। तो जो जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं, तो विद्यालय में आप एक दूसरे से मिलती हैं, अलग अलग मिलते हैं बच्चे, और मिलकर के आप सबके अंदर, है ना, एक दूसरे के प्रति कि अच्छा इसके यहाँ ऐसा है, मेरे यहाँ ऐसा है, आपको नई नई चीजें पता चलती हैं। दूसरे धर्मों के बारे में पता चलता है, दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी पता चलता है ना, दूसरे परिवार के विचारधाराओं के बारे में पता है, क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमको पता चलती हैं, ठीक है। तो इसके लिए सानिध्य जरूरी है। तो सबसे पहले समूह निर्माण में सानिध्य होना आवश्यक है। दूसरी चीज होती है समानता। जब सानिध्य होता है, हम एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, विद्यालय में एक पास बैठे और उन्होंने बात करना शुरू किया, तो ये तो सानिध्य हुआ। लेकिन बात करते करते जब ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे विचार तो बहुत मिलते हैं, हमारे विचारों में समानता है। समानता का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना, है ना। तो जब समानताएं होती हैं तो समानताओं के मूल्यांकन का हमें अवसर प्राप्त होता है। हमको लगता है कि हाँ भाई, इसके विचार भी वैसे ही हैं, मेरे विचार भी वैसे ही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? समूह का निर्माण होने लगता है, ठीक है। हम एक साथ मिलने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, एक दूसरे को अपना समझने लगते हैं, कि क्योंकि हमारे विचार एक जैसे होते हैं। तो ये जो है समूह निर्माण की दूसरी एक कड़ी बन जाता है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में हमको 2 व्याख्याएं दी हैं समानता के बारे में। पहली व्याख्या ये है कि मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो संगति को पसंद करते हैं, ठीक है। उन्हें किसी की संगति में रहना बहुत पसंद है, और वो ऐसे संबंध को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो कि संगत हो। संगत हो मतलब उनके जैसा हो। समझ में आया? तो जब कोई 2 व्यक्ति हैं, एक जैसे होते हैं, उनकी विचार एक जैसी विचारधारा होती है, तो वहां पर उनके बीच में संगति हो जाती है। और संगति हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? आपस में मित्र बनेंगे, और फिर वो समूह का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई फुटबॉल पसंद करता है खेलना, तो उसको उस व्यक्ति के साथ में अच्छा लगेगा जो दूसरा व्यक्ति भी फुटबॉल को पसंद करता है। तो वो दोनों बैठ के फुटबॉल की बातें करेंगे और धीरे धीरे आपस में मित्र हो जाएंगे। ऐसे किसी भी अन्य उसमें भी हो सकता है, क्षेत्र में ड्राइंग का हो या म्यूजिक का हो या कुछ भी, ठीक है। दूसरी जो व्याख्या है, ठीक है, तो 2 बालकों की अभिरुचियां अगर समान होती हैं तो क्या होगा? 2 बालकों की अभिरुचियां समान होने के कारण दोनों के मित्र बन जाने की संभावना क्या होती है? उच्च हो जाती है। यह है मनोवैज्ञानिकों की पहली व्याख्या कि समानता का क्या अर्थ है समूह के अंदर और क्या आवश्यकता है इसकी। चलिए, इसकी दूसरी व्याख्या क्या कहती है? दूसरी व्याख्या कहती है कि जब हम अपने जैसे व्यक्तियों से मिलते हैं तो वे हमारे मत और मूल्यों को क्या कर देते हैं? प्रबलित कर देते हैं, ठीक है। जब हम अपने जैसे लोगों से मिलते हैं तो हमारे मन में एक विचार था
और हमने वो विचार अपने साथी के सामने रखा, दूसरे व्यक्ति के सामने रखा जिसके साथ अंतः क्रिया हो रही है, और उसने हमारे विचार का समर्थन किया कि हाँ भाई तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है, ऐसी ही बात है, तो हमको अपने जैसा उसके साथ फील होता है, हमको उसके साथ रहना अच्छा लगने लगता है, हमें अनुभव होता है कि हम तो सही हैं और हम फिर उसे पसंद करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में फिर वो व्यक्ति जो है हमारा मित्र बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टेलीविजन देखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ही उस व्यक्ति को पसंद आएगा जो ये कहता हो कि हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अधिक टीवी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो बच्चों को ज्यादा टीवी नहीं देखने देना चाहिए। अगर कोई आपकी इस बात का समर्थन करता है तो आप उसको अपना मित्र बनाएंगे कि हाँ भाई ये मेरे जैसा है तो ये मेरा मित्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समान अभिप्रेरक व लक्ष्य। तो समानता की 2 व्याख्याएं हुई, उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है निर्धारक तत्वों में कि हमारे समान अभिप्रेरक एवं लक्ष्य, कि जब लोगों के अभिप्रेरक और लक्ष्य समान होते हैं तो वे एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। हमारा मोटिव एक ही है, हमारा लक्ष्य एक ही है, एम एक ही है, उद्देश्य एक ही है, तो हम साथ मिलकर के काम करेंगे। जैसे किसी का उद्देश्य अगर पर्यावरण की रक्षा करना है तो उसको अपने जैसा पर्यावरण के प्रति जागरूक कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो वो कहेगा चलो हम दोनों मिलकर पर्यावरण बचाने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें और लोगों को भी जोड़ते जाएंगे जो जो पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वो एक समूह का निर्माण हो जाएगा, एक संगठन का निर्माण हो जाएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है समूह निर्माण की अवस्थाएं। समूह निर्माण की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है कि जीवन में समूह का जो विकास होता है वो लोगों के संपर्क में आने मात्र से नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं, बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे निर्माण, द्वंद्व, स्थायीकरण, निष्पादन, निष्कासन। तो ऐसी अवस्थाएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, निर्माण मतलब पहले समूह में लोगों का आना, फिर आपस में विचारों का मिलना, टकराना, उसके बाद जो विचार समूह के सभी ज्यादातर सदस्यों को अच्छे लगेंगे उन विचारों का समूह, उन विचार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनको समूह में रहना और बाकियों का निष्कासन हो जाना, निकल जाना, परफॉर्म करना समूह के अंदर, ये सब हमारी अवस्थाएं होती हैं। तो मुख्यतः हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कितनी व्यवस्थाएं बताई हैं, तो देखिए टकमैन जो हैं इन्होंने समूह की 5 विकासात्मक जो हैं अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली अवस्था है हमारी निर्माण या आकृतिकरण की अवस्था। आकृतिकरण मतलब एक समूह की आकृति बनती है। वो कैसे बनती है कि जब समूह के सदस्य पहली बार मिलते हैं तो लोग एक दूसरे को मात्र क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और मूल्यांकन करते हैं कि हाँ भाई ये हमारे जैसा है कि नहीं है, इस समूह में इसको रखें या ना रखें। जैसे आप सहेलियां हैं या फ्रेंड्स हैं आपस में कुछ भी, तो वो आपस में किसी और को अपना फ्रेंड बनाएंगे तो बनाने से पहले ये उसको चेक करेंगे कि उसके जो सोच है उसकी और विचार है उसके वो हमारे जैसे हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्या वे समूह के लिए उपयुक्त रहेंगे या नहीं रहेंगे ये पता करेंगे। फिर इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा अनिश्चितता की स्थिति भी होती है, उत्तेजना की स्थिति भी होती है, थोड़ा भय भी होता है कि जिसको हम अपना फ्रेंड बना रहे हैं कहीं वो हमको धोखा ना दे, गलत ना हो हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारी परिस्थितियां उस समय हमें महसूस हो रही होती हैं जब समूह का निर्माण हो रहा होता है कि हमारे सामने जो व्यक्ति है वो लग तो रहा है हमारे जैसी विचारधारा का, पर क्या वो हमें कभी धोखा तो नहीं दे देगा, या हम जो इससे कोई बात कहेंगे वो बात किसी को और को पास तो नहीं करेगा, लीक तो नहीं कर देगा। इस तरह के मन में भय रहते हैं। ठीक है, या कोई भी हमारा फ्रेंड है, हमको कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में हमारे साथ कुछ गलत करे, इस तरह की हमारे दिमाग में विचार निकल कर आते हैं, विचारधारा हमारे अंदर बनती है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो हमारी सेकंड अवस्था होती है, यह है विप्लन या झंझावात की अवस्था। इसमें क्या होता है बेटा कि समूह के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर द्वंद्व चलता रहता है कि समूह के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें। ठीक है, कौन समूह में क्या काम करेगा, उसके संसाधनों को नियंत्रित कैसे करेगा, कौन करेगा संसाधन नियंत्रित। ठीक है, किसका क्या काम होगा ये सब सोचा जाता है, कौन समूह में रहेगा, कौन समूह में नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो नहीं रहेगा वो उसका निष्कासन होगा, जो समूह में रहेगा वो निष्पादन करेगा।
तो ये अवस्था जो है हमारी क्या कहलाती है? इस अवस्था के संपन्न होने से समूह में क्या होगा? एक नेतृत्व करने वाले पदानुक्रम का विकास होता है। पदानुक्रम का क्या मतलब है? एक क्रम बनता है जिसमें हम एक नेतृत्व करने वाला मेन लीडर बनाएंगे, उसके नीचे उससे छोटे पद वाला एक लीडर बनाएंगे, फिर और अन्य पद देंगे, पदाधिकारी तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक पूरा संगठन तैयार होगा, समूह का एक पूरा पदानुक्रम तैयार होगा। ठीक है, समूह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी इस दौरान निर्मित होता है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिमान या मानक निर्माण की अवस्था। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है? समूह के जो सदस्य हैं समूह व्यवहार से संबंधित मानक विकसित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई समूह जो होता है उसके अपने निश्चित नियम होते हैं, प्रतिमान होते हैं। तो वो निश्चित नियम या प्रतिमान जो हैं उनको विकसित करते हैं हम इस अवस्था में। सबसे पहले समूह का निर्माण करेंगे, उसमें लोग मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे। उसके बाद ये तय होगा कि ये समूह में कौन क्या काम करेगा, कौन किस पद पर रहेगा, ठीक है, कौन इस समूह में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, किसको बाहर निकालना है। तीसरे नंबर पे फिर हम उसके नियम बना देते हैं कि कौन कौन से नियम जो है उनका पालन करेगा, ये थर्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निष्पादन की अवस्था। अच्छा, ये तीसरा लिखा हुआ है बट इसको फोर्थ समझ लीजिएगा। ठीक है, तो निष्पादन की जो अवस्था है ये फोर्थ अवस्था है, ये थर्ड नहीं है। ठीक है, फोर्थ अवस्था है। चौथी अवस्था में क्या होता है कि समूह की संरचना अब विकसित हो चुकी है। जब विकसित हो चुकी है तो अब समूह के सदस्य इसको स्वीकार कर लेते हैं कि भाई अब ये हमारे नियम है, हमको इनको फॉलो करना है और हमको ऐसे काम करना है। काम करने का एक तरीका जो है सभी अपना तय कर लेते हैं कि किसको कैसे काम करना है, और फिर वो समूह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी समापन की अवस्था। इसमें क्या है? ये समूह की, ये भी वो फोर्थ है तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा। समूह के विकास की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में समूह का कार्य पूरी तरह जब हो जाता है, जो लक्ष्य उन्हें पाना था वो लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो वो समूह भंग हो जाता है। ठीक है, तो जो छोटे समूह बनाए जाते हैं, अल्पकालीन समूह बनाए जाते हैं, उनमें ये अवस्था आती है। जो दीर्घकालीन समूह होते हैं उनमें ये अवस्था कई बार आती है, कई बार नहीं भी आती, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उनमें ये समापन की अवस्था कभी कभार नहीं भी आती है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि यहाँ पे एक चीज जो बहुत जरूरी है हमारी जाननी, वो ये है कि समूह निर्माण की जो अवस्था है, ठीक है, ये हमेशा एक ऐसी व्यवस्थित ढंग से चलने वाली अवस्था है कि जब तक एक अवस्था पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी अवस्था नहीं आती है। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया कि जो छोटे समूह हैं उनमें ऐसा होता है, लेकिन जो बड़े समूह हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें समापन की स्थिति नहीं आती। कई बार ऐसा भी होता है कि समूह का जो निर्माण की अवस्था होती है उसी दौरान झंझावात की अवस्था भी आ जाती है। दोनों अवस्थाएं सब पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलती हैं, तो एक के बाद एक नहीं होती है ना। तो समूह का निर्माण ही तभी होता है जब लोग आपस में मिल जाते हैं और कह देते हैं कि हाँ भाई मैं ये पद और मैं ये पद, इस तरह से उनका निर्णय हो जाता है कि कौन क्या पद करे संभालेगा और क्या काम करेगा। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि कौन सी अवस्था पहले आएगी कौन सी अवस्था बाद में। हालांकि नियमानुसार ये अवस्थाएं हैं, जो 5 अवस्थाएं आपकी चलती हैं क्रम से, लेकिन फिर भी सभी समूहों पर इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक साथ चलती हैं ये, और कभी कभी एक ही समय पर जो है, कभी कभी तो ये होगा एक के बाद एक चलेंगी, कभी कभी एक साथ एक ही समय पर हमारी कई अवस्थाएं चल रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा समूह निर्माण की प्रक्रिया में समूह परस्पर एक संरचना भी विकसित करते हैं, जिसको हम समूह संरचना कहते हैं। लेकिन समूह संरचना के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समूह संरचना, समूह कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।